हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो एनसीईआरटी मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। मैंने पेज एनसीईआरटी के पेज को भी साथ में मेंशन करके दिखाया गया है। ये देखिए एनसीईआरटी के पेज मैंने कॉपी पेस्ट साथ में लेकर के आया हूँ ताकि आपको पता लगे कि किस एनसीईआरटी के किस पेज से क्वेश्चन आता है। हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ, लेकिन आज मैंने साथ मेरे पास टाइम था तो मैंने उसको स्लाइड को भी ऐड कर दिया। मैं हमेशा ऐसी स्लाइड ऐड करूँ कोई जरूरी नहीं है, आपको बता दिया करूँगा कि एनसीईआरटी के कौन से पेज से क्वेश्चन है। ओके, तो फिर आज अपन बात करते हैं। एक क्वेश्चन है जो लेड के ऊपर में लेड और टिन के कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो ये पीप लोग का क्वेश्चन है। लेड और कार्बन फैमिली में आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और लेड, ये होता है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में एक आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या बोलता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलता है कि कोई भी ग्रुप है, जैसे कार्बन फैमिली का ग्रुप हो गया, तो इसमें दो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हर एक ग्रुप में। हाँ, कार्बन फैमिली में दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक तो +2 और एक +4 होती है, पता होती है आपको, है ना? +2 और +4 है, तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना, उसमें क्या होगा, लोअर ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। जैसे देखा आपने, सब में सबके अगर +2 वाले ऑक्साइड दे दी जाए तो लेड का +2 वाला ऑक्साइड सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और +4 में देखा जाए तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी कम होती है। मतलब कि +2 की स्टेबिलिटी क्या होती है, ये देखिए, +2 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती हुई दिखाई है एनसीईआरटी में, दिखाई है। ओके, स्टेबिलिटी दिखाई इंक्रीज होती हुई दिखाई है। ठीक है, तो +2 की डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और +4 की डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। इतना पता समझ में आया आपको। अब क्वेश्चन में रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा है। हालांकि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एनसीईआरटी में दिया है, इसके बाद वाला पैराग्राफ मैंने ऐड नहीं किया है, तो वहाँ आ जाएगा। ये देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह लिखा हुआ है ना, लिखा है ना, दिख गया ना आपको, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो अब अपन बात करते हैं, पहले लेड की बात करते हैं। तो लेड देखो आप, लेड की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 तो सबसे कम स्टेबल है, दिखा, और +2 ज़्यादा स्टेबल है। तो लेड में अगर कंपेयर किया जाए, ये तो पूरे एक फैमिली का पूरा कंपेरिजन है, अगर लेड में मैं खाली लेड में कंपेयर करूँ तो Pb+2 ज़्यादा स्टेबल है। ये लेड की बात हो गई। स्टेबल कौन सा हो गया? Pb+2 ज़्यादा स्टेबल है। तो लेड किस फॉर्म में रहना पसंद करेगा? लेड पसंद करेगा +4 में। ठीक है, तो अगर कहीं Pb+4 पड़ा हुआ है और उसको मौका मिलता है तो Pb+2 में बदल जाएगा, बिल्कुल बदलेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है और हर कोई अपने में स्टेबल में जाना चाहता है, अपनी स्टेबिलिटी में। ठीक है, तो ये +2 में चला जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी? +4। यहाँ कितनी है? +2। +4 से +2 में गया तो क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। प्रोसेस का नाम रिडक्शन है। तो अब इस Pb+4 को क्या बोलोगे? इस Pb+4 को बोलोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो प्रोसेस होता है ना, उसका उल्टा होता है। प्रोसेस क्या हो रहा है? Pb+4 2 का खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अगर खुद का रिडक्शन कर रहा है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो Pb+2 क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बात समझ में आ गई? चलो, अब Sn देखो, अब Sn+2 या Sn+4, Sn+2 की बात करें, ठीक है, तो Sn में ये ऐसा होता है, Sn+2 और +4 में से Sn+4 ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो क्या होगा? +4 ज़्यादा बनना प्रेफर करेगा। तो Sn+2 में से +4 अगर ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये लेड से ऊपर है, तो Sn+4 में ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, लेड में देखा, लेड+2 और लेड+4 में से लेड+2 ज़्यादा स्टेबल था, और टिन में टिन+4 ज़्यादा स्टेबल है। जब ज़्यादा स्टेबल है तो ज़्यादा स्टेबल बनना पड़ेगा। तो कहीं पे भी अगर गलती से Sn+2 पड़ा है और उसको मौका मिल रहा है तो Sn+4 में बन जाएगा। तो यहाँ इसका Sn+2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। +2 से +4 जा रहा है, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो खुद क्या होगा? मतलब खुद का क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। खुद +2 से +4 में जा रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो दूसरे का क्या करेगा? रिडक्शन। तो क्या कहेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो Sn+2 तो रिड्यूसिंग है और Pb+4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये पूरी की पूरा जो पैराग्राफ है ना, इसको कंप्लीट आप पढ़ोगे तो आप साफ में लिखा है कि ये देखो, लेड जो है +2 में स्टेबल होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। यही तो क्वेश्चन है अपना। लेड +2 में रहता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेड+4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। साफ एनसीईआरटी से लाइन से उठाया है। और इसका टिन का भी लिखा हुआ है, आप पूरा पैराग्राफ पढ़ो, देखो
ये सिलिकॉन का लिखा हुआ, यहाँ का टिन का लिखा हुआ, पूरा पैराग्राफ पढ़ना एनसीईआरटी का है। ये देखो मैंने आपको बता दिया 11.5.6 में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसने बोला है अपने से वेवलेंथ का ऑर्डर दिया, एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ का ऑर्डर दिया है लैम्डा का, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन डिट्टो ये तो नहीं है, डिट्टो तो नहीं है, लेकिन डिट्टो ऐसा का ऐसा क्वेश्चन जिसमें सिर्फ डाटा बदल दिया ऐसा बोल सकते हैं, वो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज है ना 9.23, वहाँ क्वेश्चन दिया गया है एब्जॉर्ब वेवलेंथ का ऑर्डर बताओ। पहली बात यहाँ एब्जॉर्प्शन दिया हुआ है, एब्जॉर्ब वेवलेंथ का ऑर्डर बोलेगा मतलब कि आपको सिंपल लैम्डा का ऑर्डर बताना है। अब लैम्डा आप कहाँ से लाओगे, लैम्डा लाओगे आप इससे, ये एनर्जी का ऑर्डर है, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। 2019 में तो डायरेक्ट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही पूछ ली थी। इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अपन याद रखते हैं आई बाहर सानिया कूल स्टाइल से, आई बाहर सानिया कूल स्टाइल से। इसको पूरे को बोलते हैं फिरोज, क्या नाम है, आई बाहर सानिया कूल स्टाइल से फिरोज। छेड़ता है C2H4 मतलब छेड़ता है, ये जल हो गया, H2O को जल ही तो बोलते हैं हिंदी में, जलता है। नाचता है इडियट, नहीं इनकी सुनता कोई। आई बाहर सानिया कूल स्टाइल में, फिरोज छेड़ता है, जलता है, नाचता है, इडियट नहीं इनकी सुनता कोई। आई बाहर सानिया कूल स्टाइल से फिरोज छेड़ता है, जलता है, नाचता है, इडियट नहीं इनकी सुनता कोई। 10 बार बोलो, 5 बार लिखो, याद हो जाएगी पक्की। डिटो क्वेश्चन भी इससे आ सकता है। ये ऑर्डर हो गया इसकी एनर्जी का, और एनर्जी अपने को पता है E=SC/λ होता है, तो एनर्जी का ऑर्डर ही इसके लैम्डा का उल्टा होगा ऑर्डर। मतलब कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो अपन स्ट्रॉन्ग, ये है ना सबसे वीक फील्ड लिगेंड है और ये सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब इस साइड से इस साइड जा रहे हैं ना तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बढ़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बढ़ रहे हैं, मतलब लिगेंड की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो एनर्जी बढ़ रही है, तो सबसे वीक लिगेंड होगा, क्या बोला मैंने, सबसे वीक लिगेंड होगा। अब यार इतना क्या ही बकवास करना फालतू की, ये एनर्जी का ऑर्डर है और इसका उल्टा ऑर्डर होगा वो वेवलेंथ का ऑर्डर होगा, ठीक है। ये एनर्जी का ऑर्डर है, अब मतलब इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हो गई। अब अपने को कौन कौन से लिगेंड दिए, अपने को लिगेंड दिए, एक तो H2O दिया ऑप्शन में दिया है, एक दिया EN, अरे यार EN, ये EN, ठीक है। उसके बाद एक और दिया है NH3, ये 3 लिगेंड दिए। तो अब इनमें ऑर्डर क्या है, H2O सबसे पीछे है, फिर NH3 है और फिर है EN। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अरे सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया। हाँ, ये एनर्जी का ऑर्डर है, तो EN की एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो EN की वेवलेंथ सबसे कम होगी, तो EN सबसे पीछे आएगा, फिर NH3 आएगा बीच में और वाटर आएगा यहाँ। ये 4th ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया। और ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला अगर अपन क्वेश्चन करें तो इसमें देखो इसमें NO2 और दे दिया है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना क्या क्या दिया अपने को, एक दिया है NH3 दिया क्वेश्चन में, एक पानी दिया है और एक दिया है NO इसने। अब आप बोलोगे इस सीरीज में NO दिया ही नहीं है और क्वेश्चन में NO दे दिया है, तो नाइट्रोजन वाला जो लिगेंड होता है ना वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, ठीक है। नाइट्रोजन वाला क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे पीछे तो आपका आ जाएगा पानी, इसमें ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये 3 नंबर सबसे पीछे सबसे आगे आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2 नंबर, फिर आ जाएगा 1 नंबर, ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो सकता है इस बार डिट्टो क्वेश्चन यही उठ के आ जाए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन ऑर्गेनिक आ गया, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। अपने को ये क्वेश्चन जो दिया है इसमें कुछ दिया है सिल्वर मिरर, और सिल्वर मिरर देखते ही अपना पार्ट मन में दिमाग में चैप्टर आता है एल्डिहाइड और कीटोन का। सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड देता है, मतलब कि ए तो पक्का एल्डिहाइड होगा, ये टोलेंट टेस्ट है, और ये सिल्वर टोलेंट टेस्ट जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी देते हैं, ये कौन बोलता है, एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड टेस्ट देते हैं और यहाँ सिल्वर मिरर बनता है। तो यहाँ देखो आप सिर्फ और सिर्फ इतनी रिएक्शन को देखो, इतनी रिएक्शन को देखो, बाकी को मत देखो। ए कोई एल्डिहाइड था, उससे सिल्वर मिरर टेस्ट मिल रहा है। अब ए को देखो, ए एल्डिहाइड होना चाहिए, ये बोल रहा है, और एल्डिहाइड का नाम होता है एल्केनल, एल्केनल होता है, एल्केनल होता है एल्डिहाइड का। ये बोलता है मिथॉक्सी मीथेन, ईथर है, ईथर तो हो ही नहीं सकता। इथेनल, हाँ एल्केनल ये हो सकता है। इथेनॉल ये तो एल्कोहल है। मिथॉक्सी मीथेन हटा यार, मिथॉक्सी मीथेन तो ईथर है। अगर आपको इतना भी पता ना कि ये सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देता है तो भी काम हो जाता था आपका, तो आंसर फर्स्ट आ गया। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है कुछ, आगे के प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो तो चेक कर लो भले, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन अगर इतना कॉन्फिडेंट हो जितना मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो सीधा मार के आगे चल जाओ, और कॉन्फिडेंट नहीं हो तो फिर पूरा चेक करो सारे प्रोसेस, फिर जेड क्या बनेगा, एल्डिहाइड से और जेड क्या बन सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 220 नंबर 2017 में आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, मुझे याद है ईयर इसका। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के पीछे दिया हुआ है कि
ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, एल्डोल कंडेंसेशन करवाओ, किसका, साइक्लोहेक्सेन का। ये क्या कर रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन कराओ साइक्लोहेक्सेन का। तो एनसीईआरटी से तो आ रहे हैं ना क्वेश्चन तो सारे, या तो डिट्टो डिट्टो छाप रहे हैं, जैसे ये डिट्टो छाप दिया। और ऊपर वाले क्वेश्चन को देखा था अपन ने, इसमें सिर्फ इसमें भी ये डिट्टो ही छाप दिया है, और क्या है, साफ लिखा है एल्डिहाइड सिल्वर मीटर टेस्ट देता है, तो ये एल्डिहाइड होना चाहिए, इतना दिमाग तो अपना भी काम करता है। और ये डिट्टो नहीं दिया तो क्या हुआ, डाटा बदल दिया हल्के से, ये डिट्टो दे दिया कि Pb+4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो है तो एनसीईआरटी ना, क्यों परेशान होते हैं फिर। 150 ऊपर लाओ केमिस्ट्री में अच्छे से, रोज के 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आराम से हो जाएगा सब कुछ बढ़िया। अरे मेरा पेन टूट गया यार, सेट, पेन के ऊपर भार तो देना ही नहीं चाहिए। चलो अब अपन का, हाँ ये एनसीईआरटी का ये बात हुई अभी तक, तो अपन इसका क्वेश्चन करते हैं। तो अल्डोल कंडेंसेशन होता है ना, उसमें 2 मॉलिक्यूल काम में लेते हैं, आपको पता हो तो, साइक्लोहेक्सेनॉन के। तो ये साइक्लोहेक्सेनॉन एक ये लिया, एक ये लिया, 2 मॉलिक्यूल लिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अल्फा कार्बन, ये कार्बन होता है जिससे डबल बॉन्ड ओ लगा होता है, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अब इसमें मैंने एक ट्रिक बना रखी है अल्डोल कंडेंसेशन की, ये क्वेश्चन आप पूरा का पूरा करोगे अब, ठीक है ना, इसके 9 के 9 पार्ट करोगे आप। कौन सा अल्डोल देगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है जो अल्डोल देंगे, और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो क्या देंगे, कैनिजेरो देंगे, ये बात आप भी जानते हो, ठीक है। तो अल्डोल कंडेंसेशन में क्या करेंगे अपन, अल्डोल कंडेंसेशन में पहले एक मॉलिक्यूल लेते हैं, चलो ये एक मॉलिक्यूल ले लिया अपन ने, फिर उसके दूसरे से अल्फा से, इसके अल्फा से इस कार्बन को अटैच करते हैं ऐसे, इसका अल्फा और इसका ये मेन कार्बन जिससे ओ हो उसको अटैच करते हैं। अब आपको कुछ फील आ गया होगा, ठीक है। और अटैच करते हैं, यही तो काम करते हैं अल्डोल कंडेंसेशन, और क्या काम करना होता है, बस ये सिंपल सी बात होती है। और 2 ऑक्सीजन लगते नहीं है, और जब फाइनल अल्डोल कंडेंसेशन होता है तो उसमें OH नहीं लगाते, OH तभी लगाते हैं जब आपको पूरी रिएक्शन दे रखी होती है, तो इसको हीट किया है। देखो OH कब बचता है, आप जब अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ते हो ना, इस पूरे क्वेश्चन को करने की या इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, OH तब बचता है जब उसको हीट नहीं करते। अब इसने बोला हीट करो, और जब हीट करेंगे ना तो क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ कहीं से H पानी की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, पानी की फॉर्म बाहर निकल जाएगा तो ये 2 लग जाएगा। मतलब कि ये, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं क्या, आज पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं क्लास में भी गलत गलत आंसर दे रहा था, यहाँ पे भी गलत गलत आंसर दे रहा हूँ। तो पहले क्या होता है, यहाँ लगता है OH, ठीक है। फिर क्या होता है, कहाँ OH लगा रहा हूँ, देखो आज गलत ही गलत कर रहा हूँ, गलत ही गलत कर रहा हूँ, सॉरी, मैं पूरा वापस ही बता देता हूँ। 2 मॉलिक्यूल लेने होते हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल में से अपने को क्या करना होता है, इसके यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर देना होता है, यहाँ से, ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसको बोलते हैं अल्डोल, इसका मतलब क्या हो गया, एल्डिहाइड एकीटोन, ऑल मतलब एल्कोहल, तो यहाँ लग जाएगा OH, लगा। ये बात कब थी, ये नॉर्मल बात थी अगर वो हीटिंग का नहीं बोलता है तो, लेकिन इसने हीटिंग का बोला है। जैसे हीट करेंगे तो यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा वो निकलेगा, H और OH बाहर निकल जाएंगे पानी की फॉर्म में, और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये वाला आंसर आ जाएगा अपने, ठीक है। मैंने ये बोला आपको कि अगर आपको हीटिंग दे रखा है तो OH वाले ऑप्शन को सीधा ही कट कर दो आप, ठीक है। और 2 डबल O और ये ट्रिपल बॉन्ड ऐसा कुछ एल्डोल में कुछ बनता नहीं, इतना अपना भी काम करता है, अपन छोटे मोटे पढ़े लिखे हैं थोड़े बहुत, तो ठीक है। आसान एनसीईआरटी का डिट्टो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में मतलब इसका कंसेप्ट दिया हुआ प्योर, मतलब एनसीईआरटी का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं ना तो ये क्वेश्चन हो जाता है, और ये भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, और पहले भी अपन कर चुके हैं। बोलता है सेम बॉन्ड ऑर्डर, सेम बॉन्ड ऑर्डर कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो, या फिर इलेक्ट्रॉन का नंबर वो अपन काउंटिंग कर चुके हैं एमओटी में, 13 और 15 हो तब सेम होता है, और 12 और 16 में सेम होता है, 11 और 17 में सेम होता है बॉन्ड ऑर्डर, है ना। एमओटी में कर चुके कंसिडर, ये बात है। O2 का तो बॉन्ड ऑर्डर 2 ही होता है काउंट करने की, मतलब इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं सीधे सीधे यार। 8 दूनी 16, ये हो गए 7 और 14, तो इनका तो बराबर हो नहीं सकता, इसके हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, इसके भी हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बराबर है तो बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। ये क्वेश्चन है, सिल्वर को अगर अपने को लीचिंग करना है, लीचिंग मतलब एमओटी मेटलर्जी का क्वेश्चन आ गया है। मैं आज थोड़ा स्लो बोलूँगा क्योंकि मैं जितना फास्ट बोलता हूँ उतना गलत बोल रहा हूँ आज। लीचिंग का क्वेश्चन आ गया, लीचिंग मतलब मेटलर्जी का क्वेश्चन आ गया, इससे रॉन इन ऑप्शन से भी पता लग रहा है। एनसीईआरटी में साफ दिख रहा है
कि सिल्वर या गोल्ड जो होते हैं ना, उसकी लीचिंग के लिए अपन लोग क्या करते हैं, साइनाइड के साथ रिएक्शन करके उसका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या किया लीचिंग के लिए, ये एनसीईआरटी की है, मैंने एनसीईआरटी को ही उठा के लाया हूँ मैं, कि साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर उस कॉम्प्लेक्स को फर्दर जिंक के साथ में ट्रीट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस कर देता है, हटा देता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जिंक ऊपर है, एयू नीचे है, तो जिंक एयू को कॉम्प्लेक्स से हटा देगा और उसकी जगह ये चला जाएगा और ये प्योर गोल्ड हो जाएगा। तो जिंक से, तो आंसर आ गया ना, डिस्प्लेसमेंट विद जिंक। आसान तो है, साफ लिखा है ना, डिस्प्लेसमेंट मेथड एनसीईआरटी में। और किससे डिस्प्लेस कर रहा है, जिंक से कर रहा है। और जिंक इसमें क्या काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का। कैसे रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, जिंक यहाँ कितने में था, देखो जिंक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ये भी आएगा, ठीक है, क्योंकि जिंक क्या है, 0 में है, यहाँ 0 में है। यहाँ जिंक किस में चला गया, जिंक चला गया +2 में, तो जिंक 0 से +2 में गया, खुद का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। आगे बात समझ में, तो ये बात भी याद रखना, जिंक एज रिड्यूसिंग एजेंट और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2020 कोविड वाले एग्जाम में। ये डिट्टो एनसीईआरटी का ग्राफ दे दिया है और बोला है इसमें इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस x है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो ये होती है इतनी सी, ये ग्राफ में दे रखी है, बॉन्ड एनर्जी, इसी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम दिया है, सेम डिट्टो उठा के वहीं से लाया है डिट्टो एनसीईआरटी से। तो ये नीचे वाला पोर्शन, ये वाला, इस दोनों को ग्राफ को अगर कंपेयर करो तो यही तो जो मैंने रेड से ये एरो बनाया है, यही वाला तो हो गया बाइंडिंग एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कितना है, सिंपल तो है यार ये। अब देखो, अगर यहाँ लिखा होता 1 2 3, तो मैं बोलता ये कितना है, तो आप बोलते ये तो भैया 1 है। कैसे 1 है, मैंने बोला, आप बोलते 3 में से 2 गया 1, 3 - 2 है ये। तो यहाँ पे भी बोलो ना a - b है, हायर माइनस, ये वाई एक्सिस तो है, ये ओरिजिन हो गया, ऐसे बोलो 3 - 2 ऐसे बोल देते हो। तो यहाँ पे भी बोलो a - b है, तो इसने b दिया नहीं है, और तो b - a कर दो, सीधी सी बात है। दिया ही नहीं तो क्या करे, कहाँ जाए, दुनिया की टेंशन थोड़ी लेते। यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा है और इसका हाइब्रिडाइजेशन ये रहा यहाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ने की जरूरत है आपको, ठीक है। ये बात आपको कोई टॉपर नहीं बताएगा, क्योंकि टॉपर बस यही बोलते हैं कि वो तो दिन भर मूवी देखते थे, 2 घंटे पढ़ते थे। और कोई टॉपर बोलेगा, 2020 वाले टॉपर ने क्या बोला था कि वो तो 20 कोचिंग से पढ़ा हुआ है, उसके आपने ऐड देखे होंगे तो, ठीक है। और 2021 वाला टॉपर बोला था कि वो तो नेटफ्लिक्स पे मूवी देखता था 4 घंटे। तो ऐसा कुछ होता नहीं है रियल में, वो सब ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं। कोई ये नहीं चाहता कि आप उनसे आगे बढ़ें, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ डायरेक्ट। मेरा कहने का मतलब ये था कि ये यहीं से क्वेश्चन आया है, और इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखते हैं अपन, ठीक है। करने का तरीका ये है कि इसमें देखो लिगेंड का नंबर जो होगा ना, वही हाइब्रिडाइजेशन को करता है। अब लिगेंड में टोटल 6 हैं, तो यहाँ पे भी टोटल ऑर्बिटल कितने बनने चाहिए, 6 बनने चाहिए। 1 S 3 P 4 और 2 6 हो रहे हैं, यहाँ पे भी 6 हो रहे हैं, यहाँ पे भी 6 हो रहे हैं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। और 6 में कभी भी देखो, 6 जब भी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, हमेशा ज्योमेट्री बनती है ऑक्टाहेड्रल, हमेशा ऑक्टाहेड्रल बनेगी, ठीक है। यहाँ पे भी दिखा है ऑक्टाहेड्रल, और आपको भी पता होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में वही आते हैं जो मैथ्स एनसीईआरटी में दिए हुए। तो इन एग्जाम के सब आप, इन एग्जाम्पल जितने भी एग्जाम्पल दिए ना, इन एग्जाम्पल के मैग्नेटिक प्रोपेक्टर, उसका म्यू, उसका हाइब्रिडाइजेशन सब निकाल के देख लेना एनसीईआरटी वालों का ही। बाकी एक्स्ट्रा नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन एनसीईआरटी करके नहीं जाओगे तो दिक्कत होगी। ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल होता। तो इस ऑप्शन को हटा दो, इसको भी हटा दो, ये 2 ऑप्शन रह गए। अब एस पहले आएगा या डी पहले आएगा, वो डिपेंड करता है लिगेंड पे। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो डी पहले आएगा, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। अब बोलोगे मुझे कैसे पता लगेगा स्ट्रॉन्ग है, तो अभी तो मैं रोक के आया हूँ आपको, सॉरी, कि ये वीक फील्ड, इधर जाओगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। तो ये CN तो यहाँ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा ना। इसके बाद वाले कौन कौन, सीधी याद रख लो आप, तो नाइट्रोजन और कार्बन डोनेट, इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें कार्बन है। इथाइलिन डाई अमीन, अमीन मतलब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है। EDTA, इस साल तो 2020 में EDTA की स्ट्रक्चर पूछी थी सिर्फ, और वो स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दे रखी थी। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CN साइनाइड उसमें आता है। आई बारता है कूल स्टाइल से, फिरोज छेड़ता है, जलता है, नाचता है इडियट, नहीं इनकी सुनता कोई, CN आ गया, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया तो डी आगे आएगा, डी आगे आएगा तो ये हाइब्रिडेशन नहीं हो सकता, मतलब आंसर सेकंड है। आसान क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन।
और मैं हमेशा इस बार इस तरह से एनसीईआरटी लेके नहीं आऊँगा। मेरा कहने का मतलब है आप जिस पोर्शन से बोलूँ उस टाइम क्वेश्चन के बाद में आप एनसीईआरटी ऊपर करके रखा करो। मेरा बस वही होता है, मैं जो क्वेश्चन करवाता हूँ उसमें 4 एनसीईआरटी काम में आती है, तो 4 एनसीईआरटी पास में लेके बैठ जाया करो और देख लिया करो। 15-20 आधे घंटे का वीडियो से ज़्यादा होता नहीं मेरा। रीजन ग्रेटर रेंज ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन है ना डी ब्लॉक का है, और आप अगर एलन का मॉड्यूल पढ़ रहे हो ना तो उसमें देख लेना सेकंड एक्सरसाइज में कुछ 5-6 बार पूछ चुका है। नीट में 5-6 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि क्वेश्चन क्या है, एक्टिनॉइड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना वो पास होती है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उसका रीजन क्या है। अब देखिए अभी यार ठीक है, अब ये लाइन है ना सीधी सीधी, ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आया, सेम वर्ड। एट्रीब्यूट, अब एट्रीब्यूट को एट्रीब्यूट ही लिखा है इसने, कुछ चेंज भी नहीं किया एट्रीब्यूट। फैक्ट दैट 5D 6D 7D लेवल्स आर कंपेरेबल एनर्जी, क्या बोला है इसने, यहाँ देखिए क्या बोला है इसने, वर्ड ढूंढिए, कंपेरेबल एनर्जी। आंसर क्या जाएगा, कंपेरेबल एनर्जी। यही 5D 6D 7D की कंपेरेबल एनर्जी, यही पूरी लाइन उठा के दिया है। और ये लाइन एक बार नहीं दिया है, ये लाइन 4 बार नीट में पूछ चुका है। अब फिर भी अब आपको याद नहीं होती तो फिर क्या मतलब है। और एनसीईआरटी की लाइन है, ये हर कोई तो बताएगा नहीं आपको, और मैं भी ऐसे नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं तभी बताऊंगा जब पूरा वीडियो देख रहे हैं। बीच में आप देख रहे हो तब आपको सब पसंद आया, ठीक है। अगला है नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट वाला क्वेश्चन जब भी आए इस टाइप से गोला मार दिया करो, तो आपका हमेशा पेन चलाया करो ऑप्शन के ऊपर में, क्वेश्चन के ऊपर में, और 4 ऑप्शन पढ़ा करो, ठीक है। एल्बुमिन, अब बोलता है ये सारे एल्बुमिन, सिंपल फूड, एग प्रोटीन, हाँ एल्बुमिन एग प्रोटीन को बोलते, पता है अपने बात। ब्लड प्रोटीन होती है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रोनेजन आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लोटिंग, ये भी अपने बायो में पढ़ते हैं। डीनेचुरेशन मेक प्रोटीन्स मोर एक्टिव, अब ये देखिए एनसीईआरटी का, डीनेचुरेशन से क्या होता है, डीनेचुरेशन के बारे में, ठीक है। डीनेचुरेशन से प्रोटीन खत्म हो जाता है, चेंज होता है। और डीनेचुरेशन किसे बोलते हैं, पीएच में या टेम्परेचर में चेंज को बोलते हैं, केमिकल या फिर फिजिकल चेंजेस होता है, ठीक है। वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो देते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं उससे। और ये क्या बोल रहा है, ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, तो ज़्यादा एक्टिव तो नहीं हो रहे। आंसर तो यही करेक्ट हो गया, और ये क्वेश्चन आया हुआ है और एनसीईआरटी की लाइन है। अगला ये क्वेश्चन है, मैंने कभी भी, ये क्वेश्चन है ना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से है, तो मैंने कभी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एनसीईआरटी से पढ़ा नहीं है, तो मुझे पता नहीं है इसका ये एनसीईआरटी से है या नहीं है। लेकिन सिंक, सीओ का सिंक कौन होता है, अपन इतनी सारी सीओ इन्वायरमेंट में रिलीज होती है, फिर भी सीओ का लेवल बढ़ता नहीं है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्यों, क्योंकि कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी के अंदर, वो सीओ को एब्जॉर्व कर लेते हैं, वो उसके लिए सिंक का काम करते हैं। सिंक का मतलब होता है उसमें वापस से उसी को स्टोर करके बैठ जाएंगे, ठीक है। आप चेक कर लेना एनसीईआरटी का है या नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने एनसीईआरटी की जगह मैंने अपना ये ऐड डाल दिया है, ठीक है। अगला है ये जो सॉल्युबिलिटी में अपन आप फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, ये वाला, इसमें जो एक केएफ आता है ना, ये के जितने भी कांस्टेंट होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, मोस्टली टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, बाकी डिपेंड नहीं करते किसी पे भी, ठीक है। तो और ये जो केएफ है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब पानी अलग लोगे तो उसका केएफ अलग आएगा, इथेनॉल लोगे तो उसका केएफ अलग आएगा, साइक्लोहेक्सेन लोगे तो उसका केएफ अलग आएगा। तो इनके एक ये भी है किसका केएफ ज़्यादा होता है, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। एक क्लोरोफॉर्म होता है और एक वो कुछ कपूर वगैरह होता है, उसका केएफ और केबी किसका ज़्यादा होता है, वो भी आप याद रखना, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आप याद रखना, एनसीईआरटी में या मॉडल में देख लेना, ठीक है। तो वो याद रखेंगे आप। तो बाकी ये केएफ जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको डाइल्यूट करते हो, कुछ करते हो, कुछ भी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, मोलरिटी डिपेंडेंट। तो एक तो कंसेप्ट इसका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, देखो कोई भी क्वांटिटी जो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी ना, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, चीज़ें चेंज होगी। तो मोलरिटी क्या होती है, मोल अपॉन वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, मोल अपॉन टोटल मोल। वेट परसेंटेज, वेट परसेंटेज में क्या आता है, वेट अपॉन टोटल वेट। मोलरिटी में क्या आता है, मोल अपॉन वेट। अब इन तीनों में आपका क्या नहीं आ रहा है, वॉल्यूम नहीं आ रहा है, इसमें वॉल्यूम आ रहा है, जिसमें वॉल्यूम आ रहा है वो डिपेंड करेगा। तो ये इसमें एनसीईआरटी में लिखा दिस बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मास डज नॉट, साफ लिखा है। पीपीएम इसने लिखा, देखो ये पूरी लाइन लिखी, मास परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी इंडिपेंडेंट टेम्परेचर।
वेदर मोलरिटी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और यही तो पूछा है मोलरिटी कौन सा टेम्परेचर का फंक्शन है, तो आंसर गया था मोलरिटी। तो एनसीईआरटी की तो लाइन है, और एनसीईआरटी पढ़ने में टाइम भी नहीं लगता है, रोज की 4-5 चैप्टर पढ़ सकते हो। अगला विषय स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होता है, वो भी मैंने अभी क्या बोला, जो कांस्टेंट जो होते हैं ना वो उसकी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो बोलता है कि कैटलिस्ट है जो उसको चेंज कर सकता है, तो ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता और के को चेंज नहीं कर सकता, ये कैटलिस्ट की कमजोरी होती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है शायद आज आपका, अपन के आज के 231 हो जाएंगे क्वेश्चन, काफ़ी सारे हो गए हैं। ये रिएक्शन बोलता है किस टाइप की रिएक्शन है ये, पहली बात बोलते हैं। अब इसमें ना ये क्वेश्चन बहुत आसान है, दिखने में हार्ड लगता है, लेकिन इसमें अपन देखते हैं। ये बोलता है एडिशन। एडिशन कब होता, जब इसमें कुछ जाके सिर्फ ऐड होता। चलो NH2 जाके ऐड हो गया, अच्छी बात है, यहाँ NH2 ऐड हुआ है, OCH3 वैसे वैसे, लेकिन Br एलिमिनेट भी तो हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ब्रोमीन यहाँ से यहाँ आने से सब्सटीट्यूशन नहीं होता, सब्सटीट्यूशन होता है कि ब्रोमीन हटता उसकी जगह कोई और आता। सिन सब्सटीट्यूशन, इसमें ब्रोमीन को तो हटा दिया लेकिन उसकी जगह कुछ लाओ तो तभी तो बोलेंगे सब्सटीट्यूशन, ये भी नहीं हो सकता। ये है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब आप बोलोगे पहला ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, तो देखो एलिमिनेशन इसीलिए नहीं होता, एलिमिनेशन रिएक्शन जितनी भी होती है वहाँ से यहाँ से ऑलरेडी हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है, या ब्रोमीन निकलता है और उसकी जगह दूसरा ग्रुप आता है, तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो गया। एलिमिनेशन एडिशन नहीं हुआ, इसमें हुआ है ग्रुप चेंज हुआ है, तो इसको बोलते हैं मतलब एलिमिनेट तो हाइड्रोजन हुआ चलो, है ना, उसके बाद में एडिशन हुआ है, पर ब्रोमीन के बारे में तो इसने कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं बोला ना, तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें सब्सटीट्यूशन होना मतलब एक ग्रुप ब्रोमीन यहाँ से गया उसकी जगह दूसरा आ गया, उसको बोलेंगे सब्सटीट्यूशन। तो ये बेसिक ऑर्गेनिक के कंसेप्ट पे क्वेश्चन था, कोई हार्ड रिएक्शन नहीं थी ये, ठीक है। तो आज अपन इतना ही करते हैं, मैंने आपको दिखाया एनसीईआरटी की पावर, आप एनसीईआरटी को टाइम देंगे बिल्कुल और अच्छे से, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी आप ऐसा कीजिए, कोई क्वेश्चन लेके बैठ जाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जहाँ पर भी आप 50 क्वेश्चन कीजिए लगातार बिना रुके, ठीक है, इनऑर्गेनिक के। जहाँ पे आप रुकते हो ना कोई क्वेश्चन में, तो आप जाके एनसीईआरटी देखो वहाँ की, उसने एनसीईआरटी में वो चीज़ दी होगी, ठीक है। और एक एक चैप्टर अगर आप एनसीईआरटी का रोज़ भी पढ़ लेगा ना, तो एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को एनसीईआरटी से ही पढ़ना होता है, ज़्यादा बाहर से नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ में और कुछ अच्छे टिप्स के साथ में। थैंक यू। और शेयर जरूर करना वीडियोज़ में, क्योंकि मेरा टारगेट ज़्यादा नहीं है, मैं कोई बाकी लोग जो बोलते हैं ना कि उनको, मेरा टारगेट यही है कि मेरी वीडियोज़ की कंटिन्यूटी बनी रहे और अप्रॉक्स 250 के आसपास मुझे व्यू मिलते रहे हर वीडियोज़ में, बस। ऐसा नहीं है कि जो लोग अच्छा वीडियोज़ बनाते हैं उनको 25,000 व्यू होते हैं, 30,000 होते हैं, मुझे इतना नहीं चाहिए, बस वीडियो की कंटिन्यूटी मुझे, क्योंकि मेरा चैनल बिल्कुल दबा हुआ था, उसको अच्छे से हल्का सा ग्रो करना है, उसके लिए मुझे 1 महीने कंटिन्यू, 1-1.5 महीने 2 महीने नीट का एग्जाम है, तब तक मुझे कंटिन्यू वीडियोज़ डालने हैं। केमिस्ट्री के डाल ही रहा हूँ, फिजिक्स के भी कंटिन्यू कर दूँगा, तो आपका भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा होता रहेगा। थैंक यू, ठीक है।